Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 5, 2024 and the day is Monday. Let's look at the headlines first. सबसे पहले हम थोड़ी headlines देखते हैं. तो पहली न्यूज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली एक टेरर एक्टिविटी इंक्रीज़ होती दिख रही है. अभी क्या हुआ है, 19 जून को 2 टेररिस्ट को हमारी इंडियन आर्मी ने मार गिराया है कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में. तो आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर भी 21 तारीख को दिसंबर 21 को हमारे 4 सोल्जर्स मारे गए थे. इस वजह से क्या है, जो टेरर एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए काउंटर टेरर ग्रिड की बात चल रही है और ये काउंटर टेरर ग्रिड जो है वो वैक्यूम को फिल करेगा. जो सिक्योरिटी ग्रिड प्रोसेस है उसको बनने में थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी परसिवरेंस चाहिए होगी, यानी कि दृढ़ता और थोड़ा सा संयम चाहिए होगा. ऐसा हमारे आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन इट. उसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या बोला है कि राजभवन के साथ बात हो गई है और बहुत ही जल्दी जो ये असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में वो होंगे. और उन्होंने ये भी बोला है कि जो गवर्नमेंट आई है जम्मू कश्मीर में वो अपने साथ पीस लेकर आई है. जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी पहले से ज़्यादा पीस देखी गई है. अब एक बुरी न्यूज़ की बात करते हैं हम कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के वजह से एक स्कूल के 5 छात्र जो कि उस स्कूल के स्पोर्ट्स स्टार्स थे, जिनको मेडल मिला हुआ था वॉलीबॉल में, इसमें उसमें, तो वो सारे 5 के 5 डेथ हो गई है. तो क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल फटना. बादल फटने का मतलब ये है कि अचानक से इतनी बारिश हो जाती है, इतने वॉल्यूम में वाटर पोर होता है, डाउनपोर, कि लोग बह जाते हैं उसमें. और ये क्लाउड बर्स्ट की रीज़न अभी रिसेंटली इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है, आपने वायनाड में भी देखा होगा रिसेंटली हुआ है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ गई है. इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में और वेदर पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिल रही हैं. अब तो हो गई एक खुशखबरी की बात हम करें कि हमारी इंडियन हॉकी टीम जो है वो पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है. तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम जीत भी सकते हैं और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, बिकॉज हॉकी आपको पता ही है हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम हो जाती है. तो ये बात हो गई हमारी हेडलाइंस की. अब हम लोग डिटेल में सारी न्यूज़ को देखते हैं एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चूज़ की गई हैं. लेट्स गो. तो डिटेल में हम देख रहे हैं 5 तारीख की न्यूज़ को. तो पहली न्यूज़ आपको दिख रही होगी कि हमारा जो 18वां लोकसभा है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इंडिया का. वन ऑफ द नहीं, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है. ओल्डेस्ट का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो लोगों की एज है, लोग यानी कि MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 18वीं लोकसभा की, उनकी एज जो एवरेज एज होती है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 56 तक क्लाइम कर चुकी है. जिसको अगर हम कंपेयर करें अपनी पहली 1952 की लोकसभा से, तो वहाँ पे जो MPs की एवरेज एज थी वो 46.5 ईयर्स थी. तो ये डिबेट आया ही क्यों? ये एवरेज एज जो बढ़ जाती है तो ये कंसर्न कैसे हो सकता है? तो ये कंसर्न इसलिए हो सकता है क्योंकि जब कोई यंगर पॉपुलेशन आती है तो 2 रीज़न्स है. पहला ये रीज़न है कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन अभी इस पॉइंट पर है वो आपकी 65% 35 ईयर्स से नीचे है और 50% पॉपुलेशन 25 साल से नीचे है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन की बात हो जाती है. जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है. उसके अलावा आपको पता ही है अगर यूथ फोर्स आएगी, ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगी, तो वो अपने साथ नई नई चैलेंजेस और नई नई चीज़ों को कोप करने के लिए नई पॉसिबिलिटी और नया पर्सपेक्टिव लाएगी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन वर्सेस एज का जो रेशियो है वो फ्लॉड नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए. उसके अलावा एक और 2 चीज़ें जो इसी आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 84 के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की गई थी पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और ये एक अमेंडमेंट लेकर आया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में. आपको पता ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है BR अम्बेडकर जी ने. तो BR अम्बेडकर जी ने रेकमेंड किया था कि जो लोकसभा में मिनिमम एज है वो 25 होनी चाहिए और जो राज्यसभा में मिनिमम एज है वो 35 होनी चाहिए. लेकिन उस टाइम लोग बोल रहे थे कि 21 रखी जाए, मतलब कि 25 से भी नीचे रखी जाए लोकसभा. तो इस पे हमारे BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि जस्ट आप इस वजह से कि आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नाम निकल के आता है जी दुर्गाबाई का। जी दुर्गाबाई जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, फेमिनिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, और उन्होंने क्या बोला कि 35 नहीं रखते हैं राज्यसभा में, जो एज होती है, एज क्राइटेरिया, उसको 30 रखते हैं। उन्होंने ये कहा था कि विजडम जो है वो एज पे डिपेंड नहीं करती, कि एज जो है वो नहीं बताता कि कोई कितना तेज़ हो सकता है। इस वजह से बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अगर आप इस टेबल को देखें जिसकी तरफ मैं पॉइंट कर रही हूँ, तो इसके अंदर दिखाया गया है कि इतने कौन कौन से एमपी हैं जो 35 ईयर की एज से कम है लोकसभा में। तो आप देख सकते हैं 2024 में सिर्फ 25 ऐसे एमपीज़ हैं जो कि 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि जो 65% पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट सिर्फ 25 लोग कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे 1952 में 82 लोग ऐसे थे जो 35 के नीचे थे, यानी कि अभी रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सारी की सारी जो 23 क्रॉप्स हैं उनको एमएसपी पे खरीदेगी। जो हरियाणा के सीएम हैं उनका नाम है सीएम नायब सिंह सैनी। तो जो ये नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि 23 के 23 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट थी वो 14 क्रॉप्स खरीदती थी एमएसपी पे, पर अब सारी की सारी क्रॉप खरीदी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एक विजय शंखनाद रैली चलेगी, और इस विजय शंखनाद रैली के अंदर जो सैनी जी हैं वो क्या करेंगे, जो आसपास की स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, उनको भी एक तरह से वो कोशिश करेंगे, उनको भी फोर्स करने का या प्रेशराइज करने का कि वो भी सेम ऐसी चीज़ करें, 23 के 23 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदें। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हरियाणा के लिए। अब जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं। ये होती क्या है, ये होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि सरकार अपनी तरफ से इंटरवीन करती है। किसके लिए इंटरवीन करती है, तो किसानों के लिए। उनको गारंटी करती है कि इतने पैसे तो हम आपकी क्रॉप पे खरीद पे देंगे ही देंगे, और वो अमाउंट से नीचे नहीं देंगे आपको। इससे क्या होता है, फार्मर्स का लॉस नहीं होता, किसान इतनी मेहनत से उगाते हैं। उसके अलावा 2-4 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है एमएसपी के लिए जानने की, कि एमएसपी का रिकमेंडेशन देती है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये है क्या, तो ये जो है एक अटैच्ड ऑफिस है। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर ये एक अटैच्ड ऑफिस होता है। ये रेकमेंड करता है कि चलो इतने पैसे देने चाहिए एमएसपी के, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है ना, जो फाइनल कॉल होती है, वो देती है कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये देती है CCEA बोलते हैं इसको, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्या करते हैं, ये फाइनल डिसीजन देते हैं कि चलो ठीक है, हमें देना चाहिए कि नहीं देना, मतलब हमें कितने पे डिसाइड करना चाहिए। ये चीज़ देखती है कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं और उनका ही फाइनल डिसीजन होता है। उसके अलावा एमएसपी की बात करें तो एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए मिलती है। 22 जो होती हैं वो है आपकी नॉर्मल एमएसपी मिलती है। एक क्रॉप जो है, जो कि गन्ना है, शुगर केन, उसके लिए FRP मिलती है, जिसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं। थोड़ा सा ही इनके देने में कमी, मतलब देने के प्रोसेस में अंतर है, वरना सब कुछ सेम है। एमएसपी जो निकाली जाती है उसको कैलकुलेशन के भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसके कैलकुलेशन के फॉर्मूले दिए हैं, आपको भी आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। एमएसपी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो A2 + FL, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो देखा जाता है कि कितना कॉस्ट पड़ा इनपुट का, क्या कॉस्ट पड़ा, ऐसे करके अलग अलग है। इसके अलावा एक MS स्वामीनाथन जी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए, और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ दी थी रिकमेंडेशन, आप लोग एक बार उसको रीड कर लेना। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि एमएसपी जो है वो 14 क्रॉप के लिए दी जाती है जो कि खरीफ क्रॉप होते हैं, और 6 ऐसे क्रॉप के लिए दी जाती है जो कि राबी क्रॉप होती है। इसकी एक लिस्ट आती है जिसमें अलग अलग क्रॉप्स हैं। इसमें कोपरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपरा बोलते हैं हम लोग कोकोनट को, कोपरा के लिए दी जाती है। इसके अलावा जो है ऑयल सीड के लिए दी जाती है। उसके अलावा जो खाने वाले चीज़ें होती हैं उसके लिए दी जाती हैं। उसके अलावा आपको देखा जाए तो एक कुछ ऐसे नॉन टोबैको का भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसके अंदर दी जाती है। ऐसे करके एक लिस्ट आती है, उसको एक बार आप लोग देख लें। इसमें अलग अलग सीड्स होती हैं, रेप सीड, लिनसीड, ऐसे करके अलग अलग सीड्स होती हैं। 2 सीड जो आपके एग्जाम में बार बार आती है वो आपको याद रखना है, नाइजर सीड
वो एग्ज़ाम में आपके पूछ ही देते हैं बार बार। नाइजर सीड और दूसरी एक सनफ्लावर सीड है, और भी बहुत सारी हैं, आप लोग एक बार देख लें, बट ये दोनों सीड्स आप याद रखें क्योंकि नाइजर सीड पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि एमएसपी कितना % इसका इंक्रीज़ होता है, ये होता है वो होता है, तो एक बार आप लोग उसको देख लेंगे। उसके अलावा कॉटन के लिए भी मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अलग अलग चीज़ों के लिए मिलती है, नाइजर सीड के लिए मिलती है, जोवार, रागी, ये सारी चीज़ों के लिए मिलती है। एक बार आप टोबैको का चेक कर लेंगे क्योंकि सर्टेन क्राइटेरिया में उसका लिमिटेशन होता है, वो आप लोग देख लेंगे। तो इतनी चीज़ हो गई एमएसपी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो सुप्रीम अभी एक रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है, जो कि एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है सब क्लासिफिकेशन का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। इस कॉन्सेप्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्सेप्ट लेकर आया है सब्सटेंसिव इक्वलिटी की। अब सब्सटेंसिव इक्वलिटी होता क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि रिजर्वेशन जो है ना, वो मेरिट का एक फैसेट है, वो एक्सेप्शन नहीं है मेरिट का। इसका ये मतलब हुआ, इस वाली लाइन का मतलब ये हुआ कि जो रिजर्वेशन है वो मेरिट के अंदर ही आता है, मेरिट रूल के अंदर आता है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, मेरिट से एक्सक्लूड करके नहीं दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, रादर इट्स अ रूल। ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। उसके अलावा पार्लियामेंट ने ये भी कहा है कि आपको पता ही होगा, रिजर्वेशन जब ये वाली चीज़ चल रही थी, केस हमारे जब स्टार्टिंग में बात आई थी, तो हमारे पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था। उसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो इंसर्ट किया गया था। इसके अंदर जो है एक्सेप्शन लाई गई थी, आर्टिकल 29 के अंदर भी एक्सेप्शन लाई गई थी, जो प्रोहिबिट करता था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स वगैरह वगैरह। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो ये नाम है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा जजमेंट है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है, कि जब भी हमारी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेती है या स्टेट की कोई भी हाई कोर्ट डिसीजन लेती है तो वो इसी को देख कर लेती है। इसके अंदर कैप किया गया था, यानी कि लिमिट की गई थी रिजर्वेशन को 50% तक, ठीक है। कैप किया गया था, इसको लिमिट की गई थी 50% तक, कि हाँ 50% तक ही सीट रिजर्व हो सकती है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। और आर्टिकल 335 के बारे में भी बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन SC/ST सर्विस की, जो कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द मेंटेनेंस और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए ही रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसके अलावा एक कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की जाती है, जिसको 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से इंसर्ट करा गया था, और इसके अंदर जो है वो 16 क्लॉज 4 की बात की गई थी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन सीनियरिटी की बात करती थी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करती थी। आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिजर्वेशन जो चीज़ आई है उसके लिए 2-3 आर्टिकल्स हैं, जो कि एक आर्टिकल है जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व करता है, एक आर्टिकल, वो कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके नाम आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करने देना, 2-3 आर्टिकल्स के नाम, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए कि आपके कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का मैटर बहुत ज़्यादा है और आपको पता ही हमारे प्यारे बिहार में अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे है, लाइमलाइट पे है। इसके वजह से हमारी BPSC की वैकेंसी वगैरह में भी थोड़े टाइम लग रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। और आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में रिजर्वेशन को लेकर जो भी आर्टिकल्स हैं या जो भी काम की चीज़ें हैं, आप प्लीज़ मेंशन करना, ताकि कोई रीड करे तो उसके लिए हेल्पफुल हो। लेट्स मूव ऑन टू दी अदर आर्टिकल, जो कि है इंटेंशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वही वाला जो सब कोटा वाली जजमेंट है, उसी के डिटेल में बताया गया है कि ये जजमेंट जो है इंक्लूजन तो लेकर आएगा, पर ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है उसको इरेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में आज भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी देखी जाती है, और इसको सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस के बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं आ जाएगा। इसके लिए रूट लेवल से, रूट कॉज से फाइट करनी पड़ेगी। इस आर्टिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट का नाम, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024। यही वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसके अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है। तो आप लोग इस जजमेंट का नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो ये है कि आपको पता ही होगा राइस जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, बहुत पानी खोजता है। इसीलिए जब भी राइस उगाने की बात की जाती है तो फार्मर्स कोशिश करते हैं कि कम पानी का यूज़ हो, और जो उसके बची हुई स्टबल है, जो बोलते हैं ना खर बचता है, उसको ना जलाने की ज़रूरत पड़े,
और जो ज़मीन है उसको भी ज़्यादा टिल करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या होता है, पानी बचता है, हमारी इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फुटप्रिंट है वो कम होती है, और इस वजह से क्या होता है, इनफैक्ट प्रोड्यूस भी बढ़ता है। तो क्या किया गया है कि अभी रिसेंटली हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, उसने 2 वैरायटी ऑफ बासमती वैरायटी जो खरीफ सीज़न पे आती है उसकी राइस को डेवलप किया है। एक है पूसा बासमती 1979, एक है पूसा बासमती 1985, और 2 नॉन बासमती राइस वैरायटी जिसका नाम है सावा 134 और सावा 127, इसको डेवलप करा है। और ये क्या है, ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि एक म्यूटेटेड एसिटोलैक्टेज सिंथेटेज ALS जीन को लेकर आई है। कौन सी जीन है, ALS जीन। ये क्या है, म्यूटेटेड एसिटोलैक्टेज सिंथेटेज, ठीक है, एसिटोलैक्टेज सिंथेटेज, ये नाम आपको याद रखना है, सॉरी फॉर द फंबल, एसिटोलैक्टेज सिंथेटेज। ये इसके अंदर जीन डाली गई है। ये जीन करता क्या है, तो ये वीड को कंट्रोल करता है, यानी कि वीडीसाइड की तरह काम करेगा। वीड होते क्या है, तो वीड एक अनवांटेड प्लांट होती है जो कम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए मेन प्लांट से। अगर आपने कोई मेन प्लांट लगाया और आसपास ऐसे प्लांट उग जाए, आप खाद पानी दे रहे हो मेन प्लांट को, लेकिन वो बगल वाली प्लांट ले जाए, तो आपकी प्रोड्यूस में रिडक्शन होगा ना। इसलिए वीड अच्छी चीज़ नहीं होती, उसको हटाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो कॉटन है वो तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है। जो नई वैरायटी लाई गई है ना, हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी, ये कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है ये ALS जीन। क्यों नहीं है, क्योंकि जो GM क्रॉप्स होते हैं ना, उसका मतलब ही होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब अंतर करना। बाहर से अगर कोई जीन आप डाल रहे हो तो वो GM होगा, लेकिन जब किसी प्लांट के अंदर ऑलरेडी हैं वो जीन्स, तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं कहेंगे। तो ये जो ALS जीन है ये ऑलरेडी थी प्लांट में, ठीक है। और आपको ये बता दें, एक लौती ऐसी क्रॉप जो इंडिया में अलाउड है GM क्रॉप, जो कमर्शियली कल्टीवेट होती है, वो है कॉटन। सिर्फ एक ही है, वो कॉटन है। इतना आप लोगों के लिए इनफ है इस आर्टिकल के हिसाब से। दूसरे आर्टिकल की बात की जाए तो अभी क्या हुआ है ना, वेस्ट और रशिया प्रिजनर स्वैप खेल रहे हैं। होता क्या है कि जो प्रिजनर होते हैं ना, पॉलिटिकल प्रिजनर, कभी भी कोई वॉर हुआ, इसमें कोई प्रिजनर्स आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनको यूज़ किया जाता है जब कोई पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना हो। तो पॉन का मतलब होता है प्यादा की तरह यूज़ किया जा रहा है हमारे ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। क्या किया जा रहा है कि जो राइवल ग्रुप है ना, रशिया से कुछ प्रिजनर US भेजे जा रहे हैं और US से कुछ प्रिजनर वापस रशिया भेजे जा रहे हैं इन नीड फॉर डिमांड। तो इनकी फ्रीडम का तो कुछ पता नहीं, पर अपने डिमांड्स पूरे किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अगली ट्रूथ है, बट ये होता है। इतना आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन अब इस आर्टिकल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रशिया और US मैप के हिसाब से, ये जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसको देखेंगे लास्ट में मैप में, या चलिए मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका रशिया और ये है US। यहीं पे ये स्वैप हो रहा है, ठीक है, ये प्रिजनर स्वैप हो रहा है। रशिया आप देख सकते हैं एक एशियन कंट्री है जो कि थोड़ी यूरोशियन है, बेसिकली यूरोप में भी आ जाती है। ये हमारे ऊपर बहुत ही टेम्परेट एरियाज़ में है, बहुत ही ठंडी है, और यहाँ पे अपना US है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर आर्टिकल। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आर्टिकल, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कमेटी जो है वो अभी रेपो रेट को स्टेडी रखेगी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, तो RBI के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ये कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, रेपो रेट डिसाइड करना, जो कि बेसिकली इन्फ्लेशन देखता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है वो बहुत कुछ मैटर करता है इससे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो हो जाती है RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है, तो रेपो रेट ये रेट होता है जिससे RBI जो है वो पैसे लेंड करती है किसी भी कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक आपकी कौन सी हो गई, HDFC, ICICI, ये सारे क्या हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ये कमर्शियल बैंक्स को जब भी पैसा देती है गवर्नमेंट, तो वो रेपो रेट के बेसिस पे देती है। रेपो रेट जो है अभी 6.5% चल रहा है, और ये जो अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये आती है, ये मीटिंग करती है, और मीटिंग पे बैठ के वोटिंग के बेसिस
पे डिसाइड होता है कि क्या रेपो रेट रखना है। तो अभी भी वोटिंग हुई होगी, ठीक है, ये बाई मंथली मीटिंग करते हैं, एक साल में 2 बार ही आते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ये लोग आते हैं और आकर वोटिंग करते हैं और सेट करते हैं। तो अभी जो ये रेपो रेट है वो 6.5% पहले भी था, अभी भी रखा जाएगा। इससे ना पूरा मैनेज होकर रहता है इकोनॉमिक। तो आपको इतना पता होना चाहिए, 6 मेंबर हैं, 3 आरबीआई के साइड से होते हैं, 3 गवर्नमेंट के साइड से होते हैं, वोटिंग होती है, मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो रिजर्वेशन की वजह से हो रहे हैं और ये बहुत ही वायलेंट हो चुका है। ये इस लेवल पे वायलेंट हो चुका है कि 95 लोग मर चुके हैं और 100 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही मास लेवल पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, उनको भी रिमूव करने की बात की जा रही है। तो जो ये बांग्लादेश की चीज़ हो रही है, इसके वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट डिमांड कर रहे हैं और डेथ हो रही है। डेथ की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया भी आ रहे हैं जो बांग्लादेश में पहले जा चुके थे। तो इस वजह से बांग्लादेश भी अब आ जाता है फोरफ्रंट में और हमारे लिए बांग्लादेश को समझना मैप के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश। बांग्लादेश का आप जैसे कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश जो है ये कंट्री जो है वो पाकिस्तान से कटकर बनी थी और अभी बांग्लादेश को जब आप मैप में लोकेट करते हो तो वो मिनी इंडिया जैसा ही शेप में दिखता है। बांग्लादेश के बारे में आपको ये दिख रहा होगा भाषण चार आइलैंड। ये भाषण चार आइलैंड जो है वो एक बहुत ही ग्लोबली नहीं, इन्वायरमेंटली अनस्टेबल आइलैंड है। यहाँ पे हमेशा फ्लड आती रहती है। पर म्यांमार में आपको रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में पता होगा, और म्यांमार में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रही है। म्यांमार में भी बहुत टाइम से मिलिट्री कू चल रहा है। तो म्यांमार से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिफ्यूजीज़ जो हैं वो भाषण चार में भेज दिए गए हैं और यहाँ पे उनका कैंप है, लेकिन ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। उसके अलावा एक पोर्ट है, आपको याद रखना, कॉक्स चट्टोग्राम पोर्ट। ये चट्टोग्राम पोर्ट हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। जब भी कुछ कनेक्शन होती है हमारे इंडिया से बांग्लादेश की, चट्टोग्राम पोर्ट के थ्रू देखा जाता है, तो चट्टोग्राम याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कॉक्स बाज़ार। कॉक्स बाज़ार भी बांग्लादेश में, और कैपिटल बांग्लादेश की हो गई ढाका। बांग्लादेश में जो नदी बहती है उसको मेघना बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती है। और बांग्लादेश के बारे में इतना जान लीजिए कि बांग्लादेश से कितनी इंडियन स्टेट्स बॉर्डर करती हैं, तो 5। ये पांचों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 की 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करती हैं। इसी वजह से जब भी कोई इश्यूज होते हैं बांग्लादेश में, बहुत सारे रेफ्यूजीज जो हैं वो यहाँ पे आके आश्रय लेते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये रशिया की, जो ये पूरा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कहाँ बांग्लादेश है। तो यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बगल में आप देख सकते हैं म्यांमार है, इंडिया है, नीचे बे ऑफ बंगाल है, ऊपर रशिया है जहाँ पे अभी हमने न्यूज़ में देखा, और उसके अलावा यूएसए है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रशिया जो है वो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो रशिया की जो क्या बोलते हैं, उसकी जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जो रशिया से बॉर्डर करती हैं, उनके नाम एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि वो आता है एग्जाम में, कई बार आपसे पूछ लेते तो रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के नाम आप लोग लिख देंगे। उसके अलावा आपसे मैंने रिजर्वेशन का पूछा था, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ये 2 चीज़ें इनफ हैं आप लोगों के रिविजन के लिए। तो इस तरह से हमने आज की न्यूज़पेपर की एनालिसिस कर ली है। आप रिवाइज करते रहें और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। वील मीट यू अगेन विद अनदर सेशन। थैंक यू।